हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और बहुत मन से पढ़ रहे होंगे। आज जैसे आप लोगों को लगा होगा हिस्ट्री की क्लास नहीं आ पाई, तो बच्चों वो हिस्ट्री क्लास कल आ जाएगी आपके पास। आज जो हमने एक वक्फ पे वीडियो था वो बहुत ज़रूरी था बनाना, इसलिए वो आज वक्फ पे वीडियो डाला है। अब आपको कल हिस्ट्री क्लास मिल जाएगी उसी समय पर। और ये जो करंट की क्लासेस हैं ये मैं दिन में या तो सुबह मुझे समय मिलेगा तो सुबह 9 बजे डालूंगा, और अगर शाम को मुझे समय मिला तो शाम को 8 बजे डालूंगा। दिन में आपको फिक्स कर दूंगा, मतलब समय मैं फिक्स कर दूंगा किस समय मैं उस वीडियो को डालूंगा। फिलहाल 11:30 बजे हिस्ट्री का टाइम है, तो वो 11:30 ही आपके पास आया करेगी। अभी ज़्यादा बात ना करते हुए बाद में बात कर लेंगे वीडियो के। अभी मैं आपको जो ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति चल रही थी उसे समझा देता हूँ। आर्थिक के बाद बस धर्म बचेगा और ऋग्वेद खत्म हमारा और हम एंट्री कर जाएंगे उत्तरवैदिक काल में। अब ऋग्वेद के आर्थिक चीज में मैंने आपको बताया था कि उनका जो प्रथम पेशा था अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का, वो था उनका पशुपालन, है ना। और जो कृषि था वो था सेकेंडरी पेशा। अब ध्यान रखना इस बच्चों इस बात को कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये ना एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अर्ध यायावर जीवन जीते थे एक तरीके से। मतलब कुछ समय कहीं रहे, कुछ समय कहीं रहे, कुछ समय कहीं रहे। जब इस तरीके का जीवन जी रहा है कोई व्यक्ति तो फिर वो खेती कैसे करेगा? इसलिए खेती जो था इनका गौण था। गौण मतलब सेकेंडरी पेशा था, और पशुपालन जो था वो इनका प्राइमरी पेशा था। क्योंकि जब ये वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जैसे सामान खरीदते थे, तो उसमें वस्तुओं के आदान प्रदान से सामान को ही खरीदा जाता था। कि हमारे पास कुछ वस्तु, जैसे आपको चाहिए चावल और हमें चाहिए टमाटर, तो हमें चाहिए टमाटर, तो हमने आपसे टमाटर लिया और आपको चावल दे दिया, तो वस्तु का आदान प्रदान इस प्रकार से कर लेते थे। जैसे गायों को पालते थे, गायों का भी आदान प्रदान करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। इसी तरीके से क्या है कि अपने पास ये व्यापार के लिए वस्तुओं के आदान प्रदान से चलते थे। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना कि ऋग्वैदिक आर्यों का सेकेंडरी पेशा क्या था, तो आप बताएंगे कृषि, और प्राइमरी पेशा क्या था आप बताएंगे पशुचारण या पशुपालन। सॉरी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाता जाऊंगा, अब आप एक सीक्वेंस बनाकर चलना कि ऋग्वेद में राजनीति कैसी थी, ऋग्वेद में आर्थिक कैसी थी, उत्तरवेद में आर्थिक कैसी हो गई। एक बार जैसे ही मैं उत्तरवेद में आऊँगा तो फिर मैं वो खाका बनाऊंगा, तो आपको समझाऊंगा मैंने ये वहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है। इस तरीके से कंपेयर करता हुआ लेके चलूंगा, और लास्ट में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो यहाँ से बचेगा वो वहाँ से कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब देखो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, ये जो चतुर्थ मंडल है, पहला मंडल, दूसरा मंडल, कल वाली क्लास में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उस कल वाली क्लास में, इस वाली क्लास के बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि कितने मंडल थे, कितने सूक्त थे, कितनी रचनाएं थी, और धर्म में बताऊंगा। तो अभी ध्यान रखना, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, ऋग्वेद का चौथा मंडल था, उसमें कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। इसे याद रखेंगे बच्चों, चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के चौथे मंडल में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुकेंगे बस। हाँ, एक मैंने इसमें बात लिखी थी, वो इसने मुझे लगता है कहाँ लिख दी है वो। हाँ, ठीक है ना। अब चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। अच्छा, कृषि का वर्णन बताया भी था मैंने, जैसे यहाँ पे कुएं मिले हैं, नहरों के साक्ष्य मिले हैं, तो पता चला भाई कृषि भी करते होंगे। ऐसे यहाँ एक अनाज जौ का उल्लेख है, वह आर्यों को चावल का ज्ञान नहीं था, ये याद रखेंगे। चावल का ज्ञान नहीं था, लेकिन जौ, यव जिसे कहते हैं, उस जौ का ज्ञान इन्हें था। जौ की कृषि खेते थे, जौ का सत्तू होता है, इस तरीके से जौ का ये यूज करते थे खाने पीने के लिए, तो जौ को उगाते थे। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित 3 शब्द हैं, उर्दर, धान्य, संपत्ति। पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। उर्दर का मतलब क्या है, धान्य का मतलब क्या है, इस तरीके से। उर्दर का अर्थ है अन्न मापक बर्तन, मतलब कि जिससे वो अन्न नापते थे उसको उर्दर बोलते थे। फिर धन्य का अर्थ है अनाज, और संपत्ति तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ने की, है ना। तो मेरे हिसाब से अब आपसे एग्जाम में आएगा कि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कितने शब्द थे, तो 3 शब्द थे, उर्दर, धान्य। पूछेगा उर्दर का क्या अर्थ होता था, तो सीधा बता देंगे अन्न नापने का बर्तन। धान्य का क्या अर्थ था, तो धान्य का अर्थ था अनाज। ऋग्वेद में व्यापारी के रूप में, ये प्राण नहीं है बच्चों, ये पण है, पण। ये प्राण इन्होंने गलत लिख रखा है। ये यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा पणी, यहाँ पर इसे सही कर लेना, पणी आएगा, पणी, पणी शब्द है, पणी।
तो ऋग्वेद में व्यापारी के रूप में पणि की चर्चा मिलती है, यानी कि पणि लोग से ये व्यापार करते थे, व्यापारी एक प्रकार के पणि होते थे। और इसमें ऋग्वेद में ये भी बताया गया है कि ये पणि महाराज ऐसे लोग थे जो ऋग्वैदिक आर्यों की गाय तक चुरा लेते थे, ऐसा भी कुछ जिक्र मिलता है, क्योंकि गायें चुरा लेते थे, क्योंकि गाय को आदान प्रदान करते थे। तो ये चीज जब इनके पास पहले ही आ गई तो कहते हमारे पास तो पहले से ही है, अब इसका हम क्या करेंगे। तो ये ऐसे करते थे, उनकी गायों को चुरा लेते थे और युद्ध गायों के लिए ही लड़े जाते थे, युद्ध गायों के लिए ही लड़े जाते थे। अभी मैं आपको इसमें धर्म में पढ़ाऊंगा बहुत सारी चीजें कि किसकी ये पूजा करते थे, कैसे युद्ध का देवता किसे कहते थे, उस वाली चीजें, उन वाली चीजों को धर्म में पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, पणि जो था वो व्यापारी था, अगर पणि का उल्लेख आ जाए तो व्यापारी था पणि। तो पणि की चर्चा मिलती है। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय नहीं, वस्तु के आदान प्रदान से होता था, जिनमें विनिमय में गाय का आदान प्रदान कर लेते थे, घोड़े का, निष्क का, इन सब का उल्लेख है। निष्क और शतमान है ना, इन दोनों का उल्लेख है। निष्क से भी अपना व्यापार चलाते थे, मतलब निष्क दिया और सामान ले लिया, शतमान दिया और सामान ले लिया। ये कुछ सिक्को टाइप मिलता है, इसका जिक्र जैसे देखो यहाँ पर है ऋग्वेद में। ये मैंने बता दिया था, जब कृषि जो गौण साक्ष्य था, इनका गौण मतलब कृषि जो था वो गौण व्यवसाय था, द्वितीय व्यवसाय था। तो उससे बचकर अगर कुछ काम हो पाता था छोटा मोटा, तो रथकार, बढ़ई, कुमार, चर्मकार, ये आदि शिल्प थे वहां के ऋग्वेद के। ऋग्वैदिक आर्यों को धातु के रूप में तांबा, कांसे का प्रयोग करते थे। अब धातु के रूप में जो ऋग्वैदिक आर्य थे, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे ये छूट गया था, निष्क है ना, तो निष्क क्या है और शतमान क्या, उसे समझ लो। निष्क सोने का टुकड़ा होता था, यानी उसके बदले ये व्यापार कर लेते थे। और शतमान था 100 गायों की संख्या, शतमान होती थी 100 गायों की संख्या, शतमान का अर्थ था 100 गायों की संख्या। ठीक है, अब आ गया जो ऋग्वैदिक आर्य धातु के रूप में तांबे कांसे का यूज करते थे, प्रयोग करते थे, और तांबे और कांसे को ये अयस्क कहते थे। अभी पेपर में आएगा कि अयस्क से आप क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे ये धातु थी किसकी, तांबे और कांसा जो था, इन धातु को वो अयस्क कहते थे, अयस्क, ये याद रखेंगे पॉइंट, अयस्क। ठीक है, फैक्चुअल है चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी यार। इस काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इन्हें जो ज्ञान था वो किसका था, इन्हें ज्ञान था आपको सॉरी इन्हें जो लोहे का ज्ञान हुआ वो लोहे का ज्ञान हो उत्तर वैदिक काल में आकर। उत्तर वैदिक काल में आपको सारी चीजें विद मैप मिलेंगी। अब मैंने ऋग्वेद तक पढ़ाया, उत्तर वेद में मैंने मैपिंग के साथ शुरू करी है चीजों को कि कहाँ पर आर्य बसे, कैसे धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़े, इन सबको मैंने मैपिंग से कवर करा है। तो अभी तक क्लास हमने ये करी, अब इसके बाद जो क्लास होंगी वो विद मैप क्लास होंगी आपकी। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। और लास्ट स्लाइड थी इसकी, बस बहुत है इसमें आर्थिक दशा में इतना। जो पणि थे, ये पाण नहीं है पणि है, अभी बताया था ना मैंने। या देखना जरा ठीक दिख रहा है क्या ये? ठीक है, पणि गैर आर्य थे और ये आर्य की गाय की चोरी कर लेते थे। अभी मैं कहते थे पणि है बच्चों, पणि कर लेंगे इसे। जो पणि थे ये गैर आर्य थे, ये आर्य नहीं थे। आर्य के साथ में व्यापार होता था, लेकिन क्या क्या जिक्र आता है कि जो पणि थे ये आर्य की गाय तक चोरी कर लेते थे। सोने के लिए हिरण्य शब्द का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता, इसको ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। और वकनाट, ये जो वकनाट है इसका उल्लेख मिलता है। वकनाट सूदखोर थे जो बहुत ब्याज लेते थे, ब्याज लेने वाले भी लोग थे इसमें। आर्यों को सिंचाई का ज्ञान था क्योंकि ऋग्वेद में कुएं व नहर के साक्ष्य मिले हैं। कुल मिलाकर ये था हमारा ऋग्वैदिक आर्थिक दशा। ठीक है, अब हम जो एंट्री करेंगे वो हम करेंगे ऋग्वेद के धर्म पे। अब जो ऋग्वेद का धर्म आएगा, अब उस ऋग्वेद के धर्म को बोलेंगे, और वो लास्ट स्लाइड है हमारे ऋग्वेद के धर्म की। इसमें हम पढ़ेंगे कितने तो सूक्त थे, कितनी रचनाएं थी, किस प्रकार से धर्म का पालन करते थे, इनके युद्ध का देवता कौन था, इनकी जानकारी हमें किससे मिलती है ना, और ब्राह्मण क्या थे। इस तरीके से इसके अंदर हम पढ़ेंगे आप लोगों के उपनिषद, इसमें पढ़ेंगे ऐत्रेय, इसी में पढ़ेंगे। तो इसका जो धर्म है, अब मैं धर्म को लेकर चलूँगा, और इसी धर्म के साथ साथ में हम उत्तर वैदिक काल में एंट्री कर जाएंगे। अब आप ध्यान समझना, मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले पढ़ाया ऋग्वेद की भौगोलिक स्थिति, उसको आप ध्यान रखें। उसमें मैंने सारा मैप दिखाया था, सप्त सैंधव किया था और क्या चीज़ें थी। कल की क्लास में थोड़ी और फैक्चुअल होने वाली हैं, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी। जो कल की क्लास होगी लगभग आधे घंटे
की क्लास मैं बनाऊंगा वो आधे घंटे या 30-40 मिनट की। अगर लगा मुझे ज़्यादा है तो मैं 2 में कन्वर्ट कर दूंगा। पर आप इसका भौगोलिक विस्तार समझ के रखेंगे, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से। आप इसका सामाजिक विस्तार समझ के रखेंगे, आप इसका आर्थिक राजनीतिक समझ के रखेंगे। राजनीतिक भी पढ़ा दिया और आर्थिक भी पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाऊंगा इसका आपको लास्ट में धर्म, और धर्म पढ़ते ही साथ ये ऋग्वेद हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लास नोट करना। ये छोटी क्लास बनी होगी हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्लास छोटी आ जाएगी, इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा।